जय हिंद दोस्तों, रक्षित खन्ना के इस चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको दो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दूंगा। वीडियो आप शुरू से लेके आखिरी तक देखेगा क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। सबसे पहली इंफॉर्मेशन है DADR 50% होने पर अगर आपका जनवरी 2024 से DADR 50% अप्रूव होता है भारत सरकार के द्वारा, और दोस्तों अगर आपका 50% DADR पहुंचने पर अगर 25% आपकी बेसिक पेंशन पे मर्ज कर दिया जाता है या फिर बेसिक पे में मर्ज कर दिया जाता है, तो आपकी पेंशन पे कैसे प्रभाव पड़ेगा, आपकी पेंशन बढ़ेगी कैसे। दोस्तों, अभी जो आंकड़ा आया अक्टूबर 2023 का कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का, उसके अकॉर्डिंग जनवरी 2024 से आपका DADR 50% होने की पूरी उम्मीद है। मैं सिर्फ पूरी उम्मीद बोलता हूं क्योंकि बाकी भारत सरकार का डिसीजन रहेगा कि वो कितना परसेंट बढ़ाती है, 3% या 4%। अभी 46% चल रहा है, 4% अगर बढ़ता है तो आपका 50% हो जाएगा और उम्मीद है कि आपका 50% पहुंचे, जैसा कि हर एक महीने कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का आंकड़ा आ रहा है। महंगाई में उछाल आ रहा है या फिर गिरावट आ रही है। तो दोस्तों, मैंने कुछ यहां पे रैंक ली है, तो मैं आपको एक रैंक का एग्जांपल समझाऊंगा कि अगर आपका DADR 50% पहुंचता है तो किस तरीके से आपकी पेंशन बढ़ेगी। एक और चीज दोस्तों मैं आपको समझाऊंगा, जब भारत सरकार आपका DADR 50% होने पर अगर 25% मर्ज कर देती है बेसिक पेंशन पे या फिर बेसिक पे में, तो दोस्तों जो आपका DADR है वो आपका जीरो नहीं होगा, यानी न्यूट्रल नहीं होगा। न्यूट्रल जब ही होता है जब कोई नया पे कमीशन आता है। अगर 8वां पे कमीशन आता है तब आपका जीरो से स्टार्ट होगा, लेकिन भारत सरकार यहां पे प्लानिंग कर सकती है कि आपका DADR 50% होने पर उसे बेसिक पे में मर्ज कर दिया जाए। तो दोस्तों होगा क्या, 25% आपका पेंशन पे जुड़ जाएगा और फिर DADR 25% से आगे बढ़ेगा हर एक 6 महीने बाद, जैसा कि DADR बढ़ता है। तो दोस्तों मैंने यहां पे कुछ पेंशन ली है, सिपाही, नायक, हवलदार, नायब सूबेदार और सूबेदार। जैसे ही 50% पहुंचेगा तो 50 का आधा 25% वो आपकी बेसिक पे या बेसिक पेंशन पे मर्ज होगा। याद रखिएगा, एक बार फिर से बता रहा हूं, आपका DADR 0% नहीं होगा, जीरो से स्टार्ट नहीं होगा। अगर मर्ज हो जाता है वो 25% से आगे ही बढ़ेगा, जैसे 25, 28, 31 ऐसे। अगर मर्ज होता है तब होगा ये। तो दोस्तों मैंने यहां पे पेंशन ली है एक नायक की 20,107 OROP2 की, यानी अगर DADR 50% पहुंचता है तो 25% किस तरीके से मर्ज होगा एक नायक की पेंशन पर, आइए समझते हैं। यह है दोस्तों पूरी कैलकुलेशन, एक नायक की पेंशन OROP2 की 20,107। दोस्तों सबसे पहले 50% यानी आपको उसमें दो बेनिफिट मिल पाएंगे। एक तो 50% जब पहुंचेगा तो जनवरी से उसका एरियर, बाकी आप जानते हैं कि अप्रूव मार्च में अप्रैल में ही होता है, तो एक तो उसका बेनिफिट मिलेगा और फिर वो आपकी बेसिक पेंशन पे जो मर्ज होगा 25%, उसका आपको अलग बेनिफिट मिलेगा। तो दोस्तों 20,107 का 50% 10,054। फिर दोस्तों फर्स्ट बेनिफिट 20,107 प्लस 10,054 टोटल हो गया 30,161। फिर दोस्तों जो मैंने आपको बताया 50% का आधा 25% वो आपकी बेसिक पेंशन पे मर्ज होगा। तो बेसिक पेंशन थी एक नायक की 20,107, तो इसका कर दिया हमने 25%, तो आ गया 5,027। तो 20,107 प्लस 5,027 टोटल हो गया 25,134। तो दोस्तों जो आपका 25% मर्ज होगा उसके अकॉर्डिंग जो आपकी बेसिक पेंशन बनेगी वो बनेगी 25,134। तो आपकी ये नई बेसिक पेंशन होगी। तो अब इसी पे आपका 25% DR काउंट होगा अगर मर्ज होता है आपकी बेसिक पेंशन पे। तो 25,134 का 25% हुआ 6,284। तो टोटल पेंशन हो गई 25,134 और 6,284 31,418। यानी अगर आप पहले लेते तो 30,161, तो उसके स्थान पर उसकी जगह आप लेंगे 25% DR मर्ज होने पर 31,418। ये आपकी पेंशन होगी। तो लगभग कितने का फायदा, 1,257 रुपए का आपको फायदा हो जाएगा अगर आपका DADR मर्ज होता है 25% बेसिक पेंशन पे। तो दोस्तों
जितनी आपकी पेंशन ज्यादा होगी, बेसिक पेंशन, उसी के हिसाब से अमाउंट आपका ज्यादा होगा। जैसे एक नायक की 20,107 थी, तो उसकी पेंशन पे बढ़ोतरी हो जाएगी 1,257 रुपए की, अगर डीआर मर्ज होता है। जैसा मैंने आपको बताया, डीए-डीआर अगर मर्ज होता है आपकी बेसिक पेंशन पे, तो दोस्तों 25% से आगे वो स्टार्ट होगा। 25% आपका जोड़ दिया जाएगा, बाकी आपका 6 महीने बाद जो आपका डीआर बढ़ता है वो 25% से आगे की तरफ बढ़ेगा। तो दोस्तों एक ये कैलकुलेशन थी नायक की। ऐसी आप अपनी कैलकुलेशन कर सकते हैं अपनी रैंक के अनुसार, चाहे आपकी रैंक सिपाही हो, हवलदार हो, नायब सूबेदार हो। तो इस तरीके से फायदा होगा। अगर किसी रैंक की पेंशन ज्यादा है इस अमाउंट से, तो दोस्तों उसके अकॉर्डिंग उसका ये वाला अमाउंट ज्यादा फिक्स होगा। तो दोस्तों ये तो थी बात डीए-डीआर पे कि अगर 50% पहुंचता है, और दोस्तों पूरी उम्मीद है कि 50% हो आपका जनवरी 2024 से। बाकी देखेंगे कि मार्च अप्रैल में क्या अप्रूव होता है। चलते हैं दोस्तों अगली इंफॉर्मेशन की तरफ। फिर दोस्तों एक लेटर है जो रिकॉर्ड ने लिखा है पेंशनर को कि आपको एमएससीपी एसीपी नहीं मिलेगी। यानी ये पेंशनर्स 2006 के बाद आए, इनकी क्वालिफाइंग सर्विस 21-22 साल है, टोटल क्वालिफाइंग सर्विस। तब भी रिकॉर्ड ने मना कर दिया कि हम आपको एमएससीपी हवलदार की पेंशन नहीं देंगे, एक एमएससीपी हवलदार की नहीं देंगे। और दोस्तों इनका रैंक था नायक। दोस्तों इस चैनल के माध्यम से आपको जागरूक करा जाता है, यानी जो चीज आपको नहीं मिलती वो दिलवाई जाती है फाइट करके। चाहे हम रिकॉर्ड से फाइट करें, या फिर भारत सरकार से फाइट करें, या फिर पीसीडीए एक्सपर्ट से फाइट करें, इनको एमएससीपी हवलदार ग्रांटेड है, लेकिन रिकॉर्ड ने मना कर दिया। और रिकॉर्ड ने लिखा क्या कि आपने नायक रैंक में 8 साल नहीं गुजारे, इस वजह से आपको एमएससीपी हवलदार नहीं मिलेगी। यानी रिकॉर्ड ने लिखा कि भारत सरकार के लेटर के अकॉर्डिंग एमएससीपी जो दी जाती है इंटरवल बेस पे, वो दी जाती है 8, 16, 24 में। दोस्तों ये बात हम भी जानते हैं, लेकिन इस पूरे लेटर में पेंशनर्स को घुमा के रख दिया, बेवकूफ बनाया जा रहा है कि आपको एमएससीपी हवलदार नहीं मिलेगी। दोस्तों मैं एक चीज जानता हूं, इनकी क्वालिफाइंग सर्विस है रेंडरिंग 22 साल सर्विस। और दोस्तों एमएससीपी 8, 16, 24 पे काम करती है, लेकिन अगर कोई सिपाही है, नायक है, अगर उसकी क्वालिफाइंग सर्विस 16 या 16 से एक दिन भी ऊपर है, तो वो एमएससीपी हवलदार की पेंशन के लिए एलिजिबल होता है। तो दोस्तों यहां पे नायक रैंक में 8 साल गुजारना, इससे कोई मतलब नहीं है। इनकी क्वालिफाइंग सर्विस टोटल 22 साल है, इनकी रैंक सिपाही नायक है, तो इस वजह से इनको सीधा हवलदार की पेंशन मिलेगी और पूरा बकाया मिलेगा जब से ये रिटायर हुए, पूरा एरियर मिलेगा। तो दोस्तों फिर से ये लेटर लिखेंगे और कुछ नोटिफिकेशन लगाएंगे एमएससीपी बेनिफिट के। 8, 16, 24 साल सर्विस, इसके अकॉर्डिंग ये एमएससीपी ग्रांटेड है। 16 साल से ऊपर की क्वालिफाइंग सर्विस है, अगर कोई सिपाही या नायक है, अगर उसकी 16 साल से ऊपर की क्वालिफाइंग सर्विस है, तो उसे हवलदार की पेंशन मिलेगी। यहीं अगर कोई सिपाही है, नायक है, हवलदार है, अगर उनकी क्वालिफाइंग सर्विस 24 से ऊपर जा रही है, 24 साल कुछ महीने भी है, तो दोस्तों उनको भी नायब सूबेदार की पेंशन मिलेगी। दोस्तों मैं अपने वीडियो के माध्यम से मैं आपको कुछ ऐसी नॉलेज देता हूं, कुछ ऐसी चीजें बताता हूं कि वो आपको मिलती हैं। अगर रिकॉर्ड आपको मना कर देता है, पीसीडी आपको मना कर देता है, स्पर्श आपको मना कर देता है, तो उसके बावजूद भी हम आपको चीजें दिलवा देते हैं, कुछ लेटर के मुताबिक या फिर फाइट करके। तो ऐसी दोस्तों इनको रिकॉर्ड से फाइट करनी पड़ेगी, और हम गाइड करेंगे कि किस तरीके से इनको एमएससीपी हवलदार की पेंशन लेनी है। सीपी ग्राम के थ्रू इन्होंने कंप्लेंट डाली थी, जब भी रिकॉर्ड ने सेटिस्फाइड आंसर नहीं दिया, मना कर दिया डायरेक्ट। तो अब इनको हवलदार की पेंशन कैसे लेनी है, एमएससीपी कैसे लेनी है, ये हम गाइड करेंगे, और तब इनको एमएससीपी हवलदार का बेनिफिट मिल पाएगा। दोस्तों हम तो वो बेनिफिट लेने के लिए भी फाइट कर रहे हैं। जैसे मान लेते हैं कोई सूबेदार है, उन्होंने एक ही रैंक में 8 साल गुजार दिए सूबेदार में, तो सूबेदार मेजर की कैसे पेंशन मिलेगी, इसके लिए भी हम फाइट कर रहे हैं। हम कुछ नोटिफिकेशन, कुछ लेटर ऐसे ढूंढ रहे हैं, वो भी भारत सरकार के, इन्हीं के हैं, वो 8, 16, 24 पर ही है।
तो किस तरीके से सूबेदार मेजर की पेंशन मिलेगी, इसके लिए भी हम फाइट कर रहे हैं। और दोस्तों ये 2-3 केस हैं, अगर ये फाइनल हो जाते हैं तो इसके बेस पर हम वो लेटर उन पेंशनर को दे पाएंगे जिन्होंने एक ही रैंक में 8 साल सर्विस गुजारी है। कई पेंशनर बोलते हैं कि सिपाही है, नायक है, हवलदार है, वो सिर्फ नायब सूबेदार की एमएससीपी ही ले पाते हैं। दोस्तों मैं बिल्कुल जानता हूं कि जो सिपाही है, नायक है, हवलदार है, वो सिर्फ नायब सूबेदार की एमएससीपी तक पहुंचते हैं एक फाइनेंशियल अपग्रेडेशन लेने के लिए। लेकिन दोस्तों मेरे पास कुछ ऐसे केसेस हैं जो फाइट कर रहे हैं, अगर वो जीते जाते हैं, यानी अगर कोई सूबेदार है जिन्होंने 8 साल गुजार दिए तो उनको सूबेदार मेजर की कैसे पेंशन मिलेगी, इसके अगेंस्ट भी हम फाइट कर रहे हैं। बस वो फाइनल जजमेंट और वो फाइनल ऑर्डर आ जाने जी हमारे पास, तो उसके बेस पर बाकी पेंशनर्स को भी मिल सकेगा। हम उसके लिए भी फाइट कर रहे हैं जिन सूबेदारों को ऑनरी मिली हुई है और उनको ऑनरी का बेनिफिट नहीं मिल रहा है, यानी सूबेदार मेजर का बेनिफिट नहीं मिल रहा पेंशन पे। ऑनरी ग्रांटेड है सूबेदार में, लेकिन सूबेदार मेजर की पेंशन नहीं मिल रही है, तो उसके अगेंस्ट भी हम फाइट कर रहे हैं भारत सरकार से। क्योंकि दोस्तों सीधी तरीके से आपको कुछ नहीं मिलता। अगर आप सीधी तरीके से सीधी उंगली से घी निकाल रहे हैं तो दोस्तों वो घी नहीं निकलेगा, भारत सरकार नहीं मानेगी। बल्कि इनका सीधा केस है, इनको मना कर दिया तो अब उंगली जो है ये टेढ़ी करनी पड़ेगी, उंगली टेढ़ी करनी पड़ेगी, तब घी निकालना पड़ेगा। तो दोस्तों इस तरीके से ही काम करना पड़ता है, उंगली टेढ़ी करके। सीधी उंगली से कभी घी नहीं निकलता, आपने कहावत सुनी होगी, इसलिए उंगली को हमेशा टेढ़ा करना पड़ता है। और इस टेढ़ी उंगली में हमें बहुत से लेटर अटैच करने पड़ेंगे, बहुत से रूल्स अटैच करने पड़ेंगे, ताकि अगर घी निकले तो पूरा घी निकले और पेंशनर का काम हो जाए। तो दोस्तों हम इस तरीके से काम करते हैं, सीधी तरीके से कोई काम होता नहीं है आजकल। आजकल जोर लगाना पड़ता है, इधर उधर जाना पड़ता है, लेटर्स पढ़ने पड़ते हैं, कुछ चीजें निकालनी पड़ती हैं, तब बड़ी मेहनत के बाद पेंशनर के खाते में पैसा आता है। आप ओआरओपी का एरियर देख लीजिए, कुछ पेंशनर को अभी तक नहीं मिला, वो लड़ रहे हैं, फाइट कर रहे हैं। ऐसी आप एमएससीपी का बेनिफिट ले लीजिए, कई पेंशनर को अभी तक नहीं मिला। 568 का एरियर के लिए भी कई परेशान हो रहे हैं। बहुत से सर्कुलर है जिसके बेस पर नहीं मिला पेंशनर को, लेकिन वो फाइट कर रहे हैं। तो इसलिए आपको भी जागरूक होना पड़ेगा। और दोस्तों मैं अपने वीडियो के माध्यम से हर एक पेंशनर को, फैमिली पेंशनर को जागरूक करता हूं कि आप हमारे वीडियो देखिए जो मैं बना रहा हूं, जो समझा रहा हूं, ताकि आप किसी लाभ से वंचित ना रह जाए। तो दोस्तों ये कुछ इंफॉर्मेशन थी जो मैंने आपको समझाई। आई होप सारी चीजें आप समझ गए होंगी। वीडियो आपको अच्छा लगता है या कुछ और आपको पूछना हो तो नीचे आप कमेंट कर सकते हैं। तब तक के लिए वीडियो दोस्तों मैं यही एंड करता हूं। खुश रहिए। थैंक यू सो मच।